गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 8 जनवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पार्ट 2 में मैं आपके सामने ला रही हूँ हंटर कमीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हंटर कमीशन के बारे में जान लीजिए, अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, एक ही मतलब प्रीवियस ईयर और इस ईयर में भी। इसके चेयरपर्सन जो थे विलियम हंटर, जो इसके कमीशन के चेयर थे, और फोकस किस पे था? एजुकेशन पर था। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो रिफॉर्म्स होने थे भारत में 1882 में, उस पर फोकस किया गया था और रेकमेंड किया गया था एक लोकल बॉडी कंट्रोल के लिए जो कि प्राइमरी एजुकेशन को देखेगा। और कुछ सुविधा दी गई थी, ग्रांट्स दिए गए थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी। और ये रिफॉर्म्स था मास एजुकेशन मतलब भारत में बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी बेसिकली एक लंबी चौड़ी थ्योरी है, बट हम लोगों को तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे ही इसके आंसर करने होते हैं। तो मेनली हंटर कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे या फिर वो उसका प्राइमरी फोकस क्या था, इसी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज इसकी डेट के लिए भी ध्यान दीजिएगा। अगर हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए पूछा गया है तो 1882 वाला है। एक और हंटर कमीशन आया है बट फिलहाल एजुकेशन से रिलेटेड, तो 1882 वाला। अदरवाइज जो 1919 वाला हंटर कमीशन है दैट वाज रिलेटेड टू जो आपका जलियांवाला बाग मसासरे हुआ था उसके लिए। ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर पे भी क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, कल एक 7th के डेट को मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूरोपियन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो जो डिजास्टर भी माना गया है बहुत बड़ा, यहाँ पर फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर, चेरोनोबिल डिजास्टर, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, SL1 एक्सीडेंट, ये सब मेंशन किए गए थे और डेट साथ में दी गई थी। तो क्वेश्चन ये रहा था क्रोनोलॉजी के लिए कि आपको सही नंबर्स में या सही क्रमांक में आपको इसका क्रोनोलॉजी पेश करना था। ठीक है, मुझ तक तो यही क्वेश्चन पहुंचा है कि आपको क्रोनोलॉजी देना था। अदरवाइज मैं इन सब की डेट्स वगैरह यहाँ मेंशन कर रही हूँ आपकी। तो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ आपका 2011 में, और चेरनोबिल डिजास्टर आपका 1986 में हुआ है, इसे शेरनोबिल भी कहते हैं। और 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट 1979 में हुआ है और SL1 एक्सीडेंट हुआ है आपका 1961। ओके, तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन है इस तरह से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता क्या बेसिकली, मैं आपको डिटेल में एक बार बता देती हूँ क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपका रिपीट बन रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ये टोटल 5 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मतलब जो उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें जो सोर्स कोड होते हैं वो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं फ्रीली, आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें कस्टमाइज्ड जो भी है करना चाहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जो यूजर्स होते हैं वो ये देख सकते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर बना कैसे और ये काम कैसे करता है। ठीक है, जिसे पूरे प्रॉपर वे में कम्युनिटी सपोर्ट भी होता है और इसके साथ साथ उसे कॉमन लाइसेंस में मिले होते हैं, जैसे JNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस उसे मिला होता है, MIT लाइसेंस मिला होता है। तो इसका एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आपका जैसे लाइनेक्स है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज करते हैं, और जैसे आप ये HTTP सर्वर आप यूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। एक क्वेश्चन आपका पैटी कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी था। पैटी कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां पर आप सिर्फ बात करने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए बात, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप एक नॉर्मल एक्सप्रेशन जाहिर कर रहे हैं जब आप सोशली किसी से मिलते हैं या कोई ऐसे नॉर्मल टॉक करते हैं। ठीक है, इसे ग्रूमिंग टॉक भी आप कह सकते हैं या फिर एक सोशल टॉक भी कह सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली पूछते रहते हैं, हाउ आर यू, वाओ इट्स नाइस वेदर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। ऐसे जो मतलब कनेक्शन वाले, जो फोकस वाले जो बातें हैं, जहां हम कनेक्ट हो रहे होते हैं या फिर हम पोलाइटनेस अपना एक्सप्रेस करते हैं, कहीं पर ग्रीटिंग दे रहे हैं, ये सारी तरह के जो बातें होती हैं इसे हम फैटिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद रखिएगा, ये जरूर दोबारा आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बना था कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन पर।
तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है आज की डेट में। अगर मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान बताता है उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके हिसाब से 3 अलग अलग लिस्ट बनाई गई। ठीक है, एक सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल स्टेट, जहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके अंडर की पावर्स है। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो अलग लिस्ट में मेंशन है। और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट। ओके, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, और जहां पर बोथ मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर कानून बना सकते हैं और एजुकेशन मैटर्स पे डिस्कस कर सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट 2 भी कहा गया है। इनिशियली एजुकेशन जो था वो स्टेट सब्जेक्ट होता था। ठीक है, जब 1935 के हिसाब से कानून चल रहे थे। बट उसके बाद जब कंकरेंट लिस्ट को अमेंड किया गया, वो अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट था, जिसके बाद से एक कंकरेंट लिस्ट आया। मतलब एक कंकरेंट लिस्ट नहीं, मतलब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में मूव कर दिया गया था। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये पूरा कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड, आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना मीथेन पर। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटिव क्वेश्चन है, मीथेन से रिलेटेड। ठीक है, तो मीथेन जो है वो कहाँ से आता है, या उसका जो फॉर्मेशन होता है उसके कौन कौन से ऑप्शंस है। तो मीथेन एग्रीकल्चर, जहाँ पे एमिशन होता है लाइव स्टॉक, है ना, और राइस पैडीज वगैरह जो है उसकी वजह से, या फिर बाकी के जो लाइव स्टॉक फर्मेंटेशन है उनकी वजह से। तो एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। देन फॉसिल फ्यूल्स, जहाँ पे लीक्स ड्यूरिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होता है। लैंडफिल इज अनदर रीजन। डिकम्पोजिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिक में जो वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, वहां पर भी मीथेन गैस ही प्रोड्यूस होती है। वेटलैंड, ये आप जानते हैं, ये कई बार आपने पढ़ा हुआ है, जो नेचुरल माइक्रोबियल प्रोसेस है जहाँ पर वाटर लॉस हो जाता है सॉइल का। मिट्टी जहाँ पे वाटर लॉस कर जाती है, गीली मिट्टी होती है और बहुत समय से पड़ी होती है, तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। देन वेस्ट वाटर इज अनदर वेरी आई कैन से दैट ह्यूज थिंग, जहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होती है। ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो सीवेज प्लांट में, उसके थ्रू। तो मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, वो ये सारे आपके ऑप्शंस थे। तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल और जो मैन मेड है दोनों तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं जिससे कि मीथेन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जब हम मेमोरी के ऊपर बात करते हैं, केबी, टीबी, जीबी, इन सब के ऊपर बात होती है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, बिकॉज आईसीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम की। तो ये टेबल जो मैं आपको दे रही हूँ, इसमें इसकी हेल्प से आप सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले यूनिट जो होती है वो होती है बिट। और मैंने उसके एब्रीविएशंस भी आपके लिए मेंशन किए कि बाय चांस कहीं एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो सकती है एक बिट की, स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा का। और ये है क्या, बेसिकली जब आप कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, कोई डेटा पुटअप डालते हैं, तो वो डेटा जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर्स के पास जाता है, जो कोडिंग वो लेता है, वो सारा डेटा इस यूनिट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बिट, बाइट, देन किलोबाइट। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। किलोबाइट की बात की जाए तो एक किलोबाइट में कितने बाइट्स हैं? 1024 बाइट्स हैं। उसके बाद पूरा आपका योटा बाइट तक मैंने आपको मेंशन कर दिया है, योटा बाइट तक 1024 ही है। और यूनिट आपकी जो है वो इससे प्रीवियस वाला मेंशन होता रहेगा, यानी कि यदि आप बाइट के बाद किलोबाइट है, उसके बाद मेगाबाइट है, देन गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेराबाइट एंड योराबाइट। ठीक है, तो ये सारा आपका टेबल यहाँ पे मेंशन है। थोड़ा डिटेल में ही मैंने ये बता दिया है क्योंकि हमारे एग्जामिनर्स के मूड का तो कोई भरोसा नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बट जब आपको टॉपिक मालूम है ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ लर्नर्स। तो उसके लिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनमें से सारे, वैसे तो अभी अब सारा मैं आपको समझा रही हूँ, 8 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए
इन्हीं में से सिलेक्टिव आप पॉइंट्स आपको वहां पर मेंशन करने थे, या वहां पर ऑप्शंस दिए हुए थे जो आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसका मतलब होता है कि जो इंटरनल गोल्स है या क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जो आपको बाहर से रिवॉर्ड्स मिलते हैं उससे ज्यादा आपका जो इंटरनल गोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अंदर से उस चीज को करने की सोचते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, यानी कोई आपको अंदर से मोटिवेट कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी तो आप ये काम करोगे, तो वो मोटिवेशन आपके काम का नहीं है। देन इंडिपेंडेंस, सेल्फ लर्नर जो होते हैं जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कोई चीज सीखने के लिए, करने के लिए, और खुद से अपने शेड्यूल और प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंस दी जाती है, तब वो खुद से सीखते हैं। और सेल्फ लर्नर के लिए इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जहां पर वो हर एक सिचुएशन को प्रॉपर वे में सोच सके, उसका नेगेटिव पॉजिटिव सभी एस्पेक्ट सोच सके, उसे एनालाइज कर सके, उसको प्रॉपर वे में एवोल्यूट करते हैं, और उसके बाद अपनी नॉलेज को अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को खुद से इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। रिसोर्सफुलनेस, जहां पर जो जितने भी रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, या फिर कोई भी मटेरियल है, उसे प्रॉपर वे में वो यूज करते हैं, उसके सही ढंग से यूज कर कर कुछ सीखते हैं, तो वो रिसोर्सफुलनेस जो है वो भी एक सेल्फ लर्नर का बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है। देन परसिस्टेंस, सेल्फ लर्नर जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं और रेजिलिएंट होते हैं, किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने का, या कोई भी ऐसा उनके प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको वो सेटबैक को झेल सके, पूरी चुनौती के साथ उसका सामना कर सके। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सेल्फ लर्नर्स जो है वो टाइम मैनेज करने के लिए, मतलब जब इफेक्टिवली मैनेज कर पाए और अपने गोल्स को सेट कर पाए कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरा टारगेट है, और मुझे इतने ही टाइम पीरियड के अंदर ये गोल को अचीव करना है, तो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो सेल्फ लर्निंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। Reflection. Self-learners regularly reflect on their learning to assess understanding and improve methods. Means कि जहां पर आप रोज कुछ सीख रहे हैं तो उस सीखने को आप कितना एसेस कर रहे हैं, कि आपने कितना सीखा, उसको आप ठीक से समझ पा रहे हैं, और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन। क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज बीइंग अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी सेल्फ लर्नर के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर टॉपिक बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो जब आप जो रेगुलर एजुकेशन जो आपको मिल रही है उसके अलावा भी कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने की चाह रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्यूरियोसिटी अपनी शो कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्नर। तो मेनली अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेल्फ लर्नर कौन है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं आंसर सही करने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है SMCR मॉडल। क्या होता है SMCR मॉडल, डिटेल में एक बार समझ लेते हैं और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल उनको ध्यान रखिएगा। ओके, आपके फर्दर एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। SMCR मॉडल, S सेंडर, M मैसेज, C चैनल, एंड R रिसीवर। सोर्स, जहां पर मैसेज जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से मैसेज आ रहा है, ठीक है, जो सेंडर है आपका, जो मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज जो कंटेंट है जिसके बारे में आपको पता है कि वो मैसेज आपके मतलब आपको पढ़ना है, रिसीव करना है। चैनल, जिसके थ्रू वो मैसेज जनरेट हुआ, ठीक है, यानी कि जो सेंडर है उसने मैसेज किसके थ्रू आपको पहुंचाया है। और रिसीवर, जहां पर वो मैसेज पहुंचा है, जो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को। तो SMCR मॉडल के बारे में भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, जो कि आपको मैंने डिटेल में बताया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया था, फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके थ्रू ये मॉडल आया था, तो डेविड, ठीक है, डेविड बार्लोस के थ्रू ये मैसेज, ये जो आपका प्रोजेक्ट है उन्होंने दिया था, मॉडल जो जनरेट किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है SO2 के बारे में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ह्यूमन हेल्थ पर और आपका एनवायरमेंट हेल्थ पर, उसके लिए क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज तो बहुत, ये तो कॉमन मतलब है प्रॉब्लम। अगर SO2 की हम बात करें तो इफेक्ट्स कहाँ कहाँ होंगे, सबसे पहले रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एस्थमा अटैक का इशू होता है। फिर उसके बाद हार्ट डिसीज, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। जो SO2 के आसपास रहता है उसे हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इंक्रीज मोर्टालिटी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, जिस पर SO2 के लिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो एसिड रेन, जहाँ पर वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर SO2 जो है एसिड रेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड रेन करती है। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन में इतना बड़ा भूमिका अदा कर रहा है SO2 कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। और जो उसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे हमारे एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान है, क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद डैमेज टू वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो SO2 जो है डायरेक्टली डैमेज कर रहा है प्लांट टिश्यूज को, ठीक है। इससे भी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, प्लांट्स बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, ओके। और इससे प्लांट्स वीकन हो जाएंगे, देन जो डिसीज वगैरह हो सकते हैं प्लांट्स को वो भी इजीली हो जाते हैं। अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं तो SO2 की वजह से कुछ पर्टिकुलर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जैसे PM2.5, ठीक है, जो रिड्यूस कर देता है एयर क्वालिटी को। और जितना ये कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन वाली कंडीशन जो इस समय जैसे गुड़गांवा साइड में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको क्लाउड रहता है, वो क्लाउड नहीं है, एक्चुअली पॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह के जितने भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं इकोसिस्टम पे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है SO2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में, यानी COP के बारे में, जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसका भी फुल फॉर्म पहले भी पूछा गया है। और कब से बनाया गया है, 1995 इसका जो फाउंडर टाइमिंग है, फाउंडिंग टाइमिंग है वो है ईरा। और लोकेशन पहली कहाँ रही थी, जर्मनी, ठीक है, बर्लिन में रहा था। और ये मीटिंग्स जो है ये एनुअली होती है। और यहाँ पर होता क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, नेगोशिएट किया जाता है, और जो भी भाई इम्प्लीमेंट करना है वो सारे डिस्कशन इसी आपको मीटिंग्स में होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ ईयर्स का पूछा गया था, जैसे 2010, 11, 13 और 2018। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पूछे गए थे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है, सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो मैं पूरा टेबल ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सारे COP है वो सब मेंशन है। तो 2010, 11 और 13 और 18 का यहाँ पर मैं आपके साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2010 आपका कहाँ पर हुआ है, आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके गूगल पे भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2010 आपका मैक्सिको में हुआ था, जहां पर कैनकन एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, जिसका काम था अडेप्टेशन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद 2011 में जो COP हुआ है वो साउथ अफ्रीका डर्बन में हुआ था, जहां पर डर्बन प्लेटफॉर्म दिया गया इन्हांस करने के लिए वो एक्शन जो कि न्यू ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 2013 आपका पोलैंड में हुआ, वर्साओ में, जहां पर वर्साओ इंटरनेशनल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है। देन 2018 की अगर बात करते हैं तो अगेन पोलैंड में इसका मीटिंग हुआ, जो COP 24 है, ओके, जहां पर कैटविक रूल बुक को अडॉप्ट किया गया है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन का काम करती हैं। पहले क्या होता था, पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आता था, मॉन्ट्रियल पे आता था। तो अभी COP भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसका सारा आपको डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बारे में आप डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। क्लियर हो गया ये सब।